हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 7 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखेंगे क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और कल से ये वीडियो वापस से मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का लेक, इसको रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में इस पर साइन हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन में चिल्का लेक को शामिल किया गया था 1981 में। लेकिन 1971 में रामसर कन्वेंशन आया और उसके 10 वर्षों बाद चिल्का लेक जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल कर ली गई। चर्चा में क्यों है? हाल ही में चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एनुअल सर्वे किया गया है चिल्का लेक में। चिल्का लेक पहले आप देख लीजिए, ये चिल्का लेक कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, यहीं पर एनुअल सर्वे करवाया गया है। जो भी चिल्का लेक में बर्ड पाई जाती हैं, यानी फ्लोरा एंड फौना जो भी पाया जाता है, उसका एनुअल सर्वे करवाया गया है। तो क्या हुआ है? पाया गया है कि इंडिया की जो सी ग्रास है उसका 33% चिल्का लेक में है। सी ग्रास का होती है, देखिए वाटर प्लांट होते हैं आपके सी ग्रास, ये समुद्र के तट के पास पाए जाते हैं। खास बात क्या होती है? वाटर प्योरिफिकेशन में काम करती है सी ग्रास और कार्बन सिक्विट्रेशन करने में हेल्प करती है। इससे क्या होगा? अगर कार्बन सिक्विट्रेशन सी ग्रास कर लेगा तो हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, इससे वाटर प्योरीफाई होगा। 150 इरावदी डॉल्फिन पाई गई हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। इरावदी डॉल्फिन याद रखिएगा। पहली बार क्या हुआ है? पहली बार यूरेशियन अटर्स देखे गए हैं चिल्का लेक में। तो ये चिल्का लेक में जो एनुअल सर्वे हो गया है, पहली बार यूरेशियन अटर्स देखे गए हैं। चिल्का लेक एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लेगून है, याद रखिएगा। 1981 में चिल्का लेक को रामसर साइट का टैग मिला है। इंडिया की पहली वेटलैंड है, ये खास बात है। इंडिया की पहली वेटलैंड जिसको रामसर साइट का टैग मिला कब? 1981 में। और इंडिया का पहला नेशनल पार्क जिसको आपके यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है वो है नीलगिरी। तो वेटलैंड है चिल्का और नीलगिरी नेशनल पार्क है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसके चेयरमैन बने हैं एम जगदीश कुमार। कौन? एम जगदीश कुमार। तो जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क्या बने हैं? चेयरमैन। तो 5 वर्षों तक या फिर 65 वर्ष की उम्र तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, जो कि बने हैं एम जगदीश कुमार। अच्छा, एम जगदीश कुमार ने किसको रिप्लेस किया है? डीपी सिंह को। किसको? डीपी सिंह को। बस इतना याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसके चेयरमैन बने हैं एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना तो 1953 में हो गई थी, लेकिन यूजीसी एक्ट पास हुआ था 1956 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? शांति स्वरूप, याद रखिएगा। और वर्तमान में डीपी सिंह थे, लेकिन अब एम जगदीश कुमार हो गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार एनआईआईएफ के साथ मिलकर किसने ईएसजी इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस की फील्ड में पहली रिसर्च चेयर स्थापित की है इंडिया में? तो आईआईएम बेंगलोर ने, आईआईएम अहमदाबाद ने फर्स्ट रिसर्च चेयर स्थापित की है ईएसजी की फील्ड में। आईआईएम अहमदाबाद ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया की फर्स्ट रिसर्च चेयर स्थापित की है इन्वायरमेंट सोशल और गवर्नेंस में, यानी ईएसजी की फील्ड में। ये जो एनआईआईएफ की चेयर है ईएसजी में, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आईआईएम अहमदाबाद में। बाकी आपको ये अरुण दुग्गल ईएसजी सेंटर से अफिलिएटेड है, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो आईआईएम अहमदाबाद में एनआईआईएफ की ईएसजी रिसर्च चेयर स्थापित की गई है। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। ईएसजी चेयर क्या करेगी? इन्वायरमेंट सोशल और गवर्नेंस की फील्ड में रिसर्च करेंगे। एनआईआईएफ इंपॉर्टेंट हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एनआईएफ की स्थापना 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। सीईओ है सुजॉय बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनरोल 87 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? एनरोल 87 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स द्वारा। एलॉन मस्क, वही ये है आपकी स्पेस, आप याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा एनरोल 87 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है यूएस मिलिट्री के लिए। स्पाई सैटेलाइट है, ठीक है। पहली बार एनरोल मिशन जो है काफी समय पहले ही मेरे ख्याल से लॉन्च कर दिया था। अभी रिसेंटली 87 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो कि 5th सैटेलाइट लॉन्च किया गया है एनरोल 87 जिसका नाम है। तो 2022 में 5th सैटेलाइट। 1961 से ये सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। यूएस का स्पाई प्रोग्राम है एनरोल। एनरोल मतलब क्या होता है? नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस।
तो याद रखिएगा एनरोल 87 सैटेलाइट स्पाइस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पाइस एक्स 2002 में स्थापित हुआ था। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। एलोन मस्क इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस स्टेट द्वारा बॉर्डर हाट ऑर्गेनाइज किया गया है? बॉर्डर हाट मतलब बॉर्डर, सीमा पर बाजार। तो हाल ही में त्रिपुरा द्वारा बॉर्डर हाट ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको ये याद रखना है कमलपुर कुर्माघाट, कमलपुर कुर्माघाट जो बॉर्डर हाट है वो इंडिया के किस स्टेट को बांग्लादेश से जोड़ता है? त्रिपुरा को। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने हाल ही में फाउंडेशन स्टॉल रखा है कमलपुर कुर्माघाट बॉर्डर हाट का, जो कि इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कमलपुर कुर्माघाट बॉर्डर हाट बनाया जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बस इतना याद रखिएगा, ये 5 किलोमीटर का बॉर्डर हाट होगा और स्पेसिफिक डे जो होगा वीक का, उस दिन यहाँ पर प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। तो कमलपुर कुर्माघाट बॉर्डर हाट त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ता है। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं मैप में, तो ये देख लीजिए आपका त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इंडिया ने जीत लिया है 2022 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। देखिए कितनी बड़ी बात है, इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। 4 विकेट से हराया है। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में यह मैच हो रहा था। 5वीं बार इंडिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। पहली बार इंडिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड 2000 में जीता था, याद रखिएगा। इस बार 5वीं बार इंडिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड जीता है विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में। अच्छा, इंडियन टीम के कप्तान कौन है? तो यश धुल, ये 5वें कैप्टन भी हैं। कितना अच्छा कोइंसिडेंट, किसी कैप्टन ने मतलब 2 बार नहीं जीता है। तो यश धुल 5वें इंडियन कैप्टन है जिन्होंने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ ने ऐसा किया है। आप याद रखिएगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? राज अंगद बाबा। राज अंगद बाबा प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान। अच्छा, बाकी ये साउथ अफ्रीका के डेविड ब्रेविस, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी किस भारतीय शहर में सिचुएटेड है? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग। हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो 11वीं सेंचुरी के भक्ति साधु रामानुजाचार्य जी का स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी है, देखिए 216 फीट का ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद में इनॉग्रेट किया है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, इतना याद रखिएगा आप। देख लेते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, ये है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। 216 फीट इसकी हाइट है, इतना याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। बाकी यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसका रिकमेंडेशन यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चिन्ना जियर स्वामी ने। 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है किसकी? रामानुजाचार्य जी की। तो 12 दिनों तक ये सेलिब्रेशन चल रहा है, सहस्त्राब्दी समारोह। ये रामानुजाचार्य जी का जो 216 फीट ऊंचा स्टैचू है पंच लोहा से बना है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। ये 5 लोहा से बना है और जिसके ऊपर स्टैचू ऑफ आपका इक्वेलिटी है, ये इसको कहते हैं भद्रवेदी। क्या कहते हैं? भद्रवेदी, इतना याद रखिएगा आप, ठीक है? भद्रवेदी कहते हैं। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, हिंदू सेंट थे, ये आपको जानने की जरूरत नहीं, हैदराबाद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक किसने लिखी है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक लिखी गई है आपके दिल साहब नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक लिखी है, पंजाबी में है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये बुक लिखी गई है नवदीप सिंह गिल, ठीक है? बुक का नाम देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, बुक लिखी नवदीप सिंह गिल के द्वारा। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सद्भावना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा, वेस्ट बंगाल ने क्या लॉन्च किया? परय शिक्षालय। देख लेते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट सद्भावना का पर्पस क्या है? जो पेंडिंग फाइल्स हैं उनको निपटाना। 4 से 5 लाख पेंडिंग केसेस हैं, जो राज्य का सचिवालय है वहां पर पेंडिंग केसेस, इनको निपटाया जाएगा प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत। बस इतना ही याद रखिए, एक तरह का स्वच्छता अभियान है गवर्नेंस की फील्ड में, ठीक है? प्रोजेक्ट सद्भावना। बात करते हैं असम की, क्योंकि असम में लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट सद्भावना। असम के चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया हिमंता बिस्व शर्मा, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। जब भी असम का नाम आए तो याद रखिएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है, ठीक है? ओरांग नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लेक अल्बर्ट किस देश में स्थित है? तो लेक अल्बर्ट स्थित है युगांडा में। कहाँ पर? युगांडा में। पहले आप लेक अल्बर्ट की स्टेटस देख लीजिए। ये है आपकी लेक अल्बर्ट, युगांडा और कॉन्गो, युगांडा एंड कॉन्गो के बॉर्डर पर है लेक अल्बर्ट। ये आपको याद रखना है। चर्चा में क्यों है? चीन और फ्रांस की जो ऑयल कंपनियां हैं वो युगांडा में ऑयल पाइपलाइन बना रही हैं। देखिए, चीन की कंपनी का नाम है नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन और फ्रांस की है टोटल एनर्जीज। ये क्या कर रही हैं? ये युगांडा की जो लेक अल्बर्ट है वहाँ पर क्रूड ऑयल निकाल रही हैं, पंप कर रही हैं। बात की जाए, ये जो ऑयल रिजर्व हैं ये युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर पर स्थित हैं। युगांडा जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है और लेक अल्बर्ट कॉन्गो युगांडा के बॉर्डर पर स्थित है। दोनों चीन और फ्रांस की कंपनी मिलकर क्या करेंगी? 1443 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बनाएंगी और जैसे ही पाइपलाइन बन जाएगी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पाइपलाइन होगी, याद रखिएगा। ये पाइपलाइन तंजानिया से होके जाएगी, फिलहाल ये याद रखिएगा। जो कॉन्गो है, आईएमएफ के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप में कॉन्गो में चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं। सब सहारा रीजन में, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं, कॉन्गो में सबसे ज़्यादा बड़े ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं आफ्टर नाइजीरिया, अंगोला एंड साउथ सुडान। युगांडा की बात कर लेते हैं। युगांडा मैंने आपको मैप में दिखा ही दिया, आप फिर से देख लीजिए। ये है आपका मैप में युगांडा। कैपिटल क्या है इसकी? कंपाला। देखिए, लेक विक्टोरिया यहाँ से है साउथ में और ये है आपकी लेक अल्बर्ट। कैपिटल क्या है युगांडा की? कंपाला। करेंसी क्या है? युगांडियन शिलिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट बहुत चर्चा में है, योवेरी म्यूज़वेनी। कौन? योवेरी म्यूज़वेनी युगांडा के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसके हिसाब से इंडिया का 2021 में स्टील प्रोडक्शन कितने परसेंट बढ़ गया? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हिसाब से इंडिया का स्टील प्रोडक्शन 2021 में 18% बढ़ा है। कितना? 18%। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इन्होंने कहा है कि 2021 में इंडिया का क्रूड स्टील प्रोडक्शन 18% बढ़कर 118 मिलियन टन हो गया। कितना? 118 मिलियन टन हो गया है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का आफ्टर चाइना, लेकिन चाइना का 10% ही इंडिया प्रोड्यूस करता है। जहां इंडिया का प्रोडक्शन है 118 मिलियन टन, चाइना का कितना है? 1064 मिलियन टन। तो अंतर देखिए कितना है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ये इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी है। 1967 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? सज्जन जिंदल, क्योंकि इंडिया के ही हैं, 1 वर्ष के लिए अपॉइंट होते हैं चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन किस डेट को लॉन्च किया था? 1920 को। 1920 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लॉन्च किया था। सुबह में मेरे ख्याल से बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, और शाम में ये आंदोलन शुरू हो गया था 1 अगस्त 1920 को। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है चौरा चौरी इंसिडेंट के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। चौरा चौरी कहाँ है? यूपी के गोरखपुर में स्थित एक टाउन है। महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1 अगस्त 2020 को। तो चल रहा था ये, लेकिन क्या हुआ? चौरा चौरी कांड हो गया 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि जो मांस के प्राइस बहुत बढ़ गए थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग कि मांस के प्राइस डाउन करो, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बाद में भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा लिया और कुछ पुलिस वालों को क्या हुआ, वो खुद को पुलिस स्टेशन में उन्होंने लॉक कर दिया। बाद में भीड़ ने उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई। तो 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ और 4 फरवरी 1922 के आसपास समाप्त हो गया चौरा चौरी कांड के बाद। महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। ये पता ही है नॉन कोऑपरेशन किस लिए आया था, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करना। लेकिन फिर ये जब हो गया 1 अगस्त 1920 की लॉन्चिंग के बाद 4 फरवरी 1922 को तो मात्र 2 ही साल में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लोज हो गया। भगत सिंह बहुत नाराज हुए इस बात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटा इंडिया, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इनका नाम जानते होंगे आप, दिशा पटानी। टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड जो है, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। बाटा इंडिया लिमिटेड ने दिशा पटानी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले प्रीति शेनन, स्मृति मंधाना और अब दिशा पटानी बाटा इंडिया लिमिटेड की क्या ब्रांड एम्बेसडर। बाटा की बात करें 1894 में स्थापना हुई थी। 1894 में किसकी स्थापना हुई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और बाटा की भी स्थापना 1894 में हुई थी। लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और उसका भी लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। कितनी अच्छी बात है। बस सीईओ कौन है बाटा इंडिया के? संदीप कटारिया। बाटा इंडिया के सीईओ हैं संदीप कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कहाँ लॉन्च की गई है? राजीव गांधी ग्रामीण
भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? राहुल गांधी ने। यहाँ आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जो ग्रामीण लैंडलेस लेबरर को यानी भूमिहीन मजदूरों को फाइनेंशियल एड देगा। पहला स्टेट हो, छत्तीसगढ़ इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो भूमिहीन मजदूरों को ग्रामीण उनको क्या करेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा। राहुल गांधी ने न्याय योजना लॉन्च की है छत्तीसगढ़ में। इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कीम का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसके अलावा एक राजीव युवा मित्र क्लब स्कीम भी लॉन्च की गई है। बाकी मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राजीव गांधी न्याय योजना इतना याद रखिए, छत्तीसगढ़ में लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? राहुल गांधी जी ने लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जो भूमिहीन ग्रामीण लोगों को क्या देगा? 6,000 रुपये महीने साल के देगा। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के? तो गवर्नर मेरे ख्याल से आप देख लीजिए, अनुसुईया यूके। अनुसुईया यूके यहाँ की गवर्नर है। छत्तीसगढ़ में आपका एक इंद्रावती रिवर बहती है, उस पर चित्रकूट वाटरफॉल है। मैं गया हूँ, जगदलपुर में है वो, ठीक है। इब्राहिम सुतर, इनको कबीर ऑफ कर्नाटका कहते थे या फिर कन्नड़ कबीर कहते थे। इब्राहिम सुतर का निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो कर्नाटका से। यहाँ आप देखना चाहें तो देख लीजिए एक बार, कबीर ऑफ कन्नड़ा इब्राहिम सुतर जी का निधन हो गया। इसीलिए याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेंगे कबीर ऑफ कन्नड़ा के नाम से फेमस थे, हाल ही उनका निधन हो गया, नाम क्या है? तो नाम इब्राहिम सुतर जी। तो जाने माने पद्मश्री अवार्डी कन्नड़ा कबीर, हाल ही में उनका निधन हो गया, इब्राहिम सुतर जी। इतना याद रखिए, ये हैं इब्राहिम सुतर लिखा है और यहाँ पे ये हैं इब्राहिम सुतर जी। 2018 में इब्राहिम सुतर जी को क्या मिला था? पद्मश्री। तो बस इतना रखिए, कबीर जो ये कन्नड़ा कबीर थे यानी कर्नाटक के कबीर इब्राहिम सुतर जी का निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजली का जवाब दे पाएंगे। इंडिया ने पहली बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था और चौरा चौरी इंसिडेंट किस स्टेट में हुआ था? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो